सो वेलकम गाइस, वेलकम टू चैनल। एंड ट्रांसफर मार्केट शुरू हो गया। हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर थोड़ा बातचीत करेंगे। देखो, ट्रांसफर मार्केट शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग ट्रांसफर मार्केट में तबाही मचा रहे हैं। सिटी मचा चुका है तबाही भैया। रेंडर्स, चर्की वगैरह, पता नहीं कौन कौन खिलाड़ी लेके चले हैं। ऑब्वियसली ये सीजन उतना अच्छा नहीं गया उनके लिए, तो गारंटी वो साइनिंग वगैरह करेंगे। एंड और भी साइनिंग वगैरह होगा बोला जा रहा है। एंड लिवरपूल भी अपना थोड़ा जेब खाली करते हुए फ्लोरिन विट्स बताओ, उसके बाद कर्किज बताओ, और उसके बाद आर्सेनल भी अपना ट्रांसफर मार्केट में धूम मचा रहा है। चेल्सी भी कल जाओ पेड्रो को साइन कर लिया ब्राइटन से 50 मिलियन में। तो चेल्सी डिलव, जाओ पेड्रो वगैरह वगैरह आ रहा है। एंड यहाँ पे कहने की थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, और वो पूछ रहे कहाँ है हमारा साइनिंग्स, कहाँ पे मैथ्यूज कुना के बाद हम लोग तो पूरा स्टॉप करेंगे। तो थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्रक्चर के ऊपर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो, जो अगर आप फुटबॉल फैन हो, अगर न्यू फुटबॉल फैन हो, तो शायद आप लोगों को इनके बारे में, फिर इस चीज़ों के बारे में उतना जानकारी नहीं है। तो थोड़ा बहुत शॉर्ट में मेरे पास जितना नॉलेज है वो आपको मैं देने की कोशिश करूंगा कि आप जान पाओ कि कैसे ट्रांसफर मार्केट में काम होता है, या फिर कैसे एक क्लब मूव करता है। और सारे फैंस कहने की चाहते कि हमारे क्लब से अच्छे प्लेयर्स हमारे क्लब साइन करे, पैसा वैसा फेंके, सुपरस्टार लेके आए। लेकिन उस तरीके से भाई साइनिंग्स नहीं होता। एंड जो क्लब के ओनर्स है या फिर क्लब के मैनेजमेंट है, उन सारे लोगों को बहुत कुछ दिमाग में रख के ट्रांसफर मार्केट में खेलना पड़ता है, अपना खेल खेलना पड़ता है। तो चलो, आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, पहला पॉइंट है। और दूसरा हम लोग बात करेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में, इस महीने में हम लोग उतना काम क्यों नहीं कर पाए ट्रांसफर मार्केट में। तो पहला पॉइंट, मैनचेस्टर यूनाइटेड का कंडीशन क्या है। देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड का कंडीशन ये है मेरे भाई, 2004-05 में जब ग्लेजर आए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तब मैनचेस्टर यूनाइटेड का डेप्थ था 540 मिलियन डेप्थ में थे हम लोग। तो सब ओनर का टारगेट होता है कि हमारे क्लब को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए डेप्थ फ्री कर दे। मिनिमम एक डेप्थ रखा जाता है टैक्स के लिए, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे होता है कि डेप्थ फ्री करने का टारगेट रहता है। लेकिन चीज क्या है कि 2025 में, मतलब आफ्टर 2 डिकेड्स, अभी हमारा डेप्थ है मेरे भाई 730 मिलियन। तो डेप्थ तो भैया कम हुआ नहीं, उल्टा भैया 200 मिलियन डेप्थ बढ़ चुका है। 730 मिलियन में कम से कम 335 मिलियन बॉन्ड वगैरह, लोन वगैरह का डेप्थ है। उसके बाद 300 मिलियन का वेज बिल भी है। तो टोटल मिला के, अगर टोटल मिलाओ तो मेरे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 1 बिलियन का डेप्थ है। अब चीज क्या है कि 2027 के अंदर, 2027 में क्या होगा, रीफाइनेंस हो जाएगा क्लब। तो वहां पे कम से कम हम लोग को 630 से 635 मिलियन का डेप्थ हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा। जो आप लोग सुन रहे हो पिछले 6 महीने में जिम रैटक्लिफ जब आया है, जब से न्यू ओनरशिप आया है, 25% या 30% का शेयर जिम रैटक्लिफ लिया। आई थिंक 25%, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, मे बी 25% से हाईएस्ट 30% होगा। जिम रैटक्लिफ जब से आया है तब से प्लेयर कॉस्ट कटिंग चीज चल रहा है, जॉब्स खो रहे हैं लोग। मैनचेस्टर जहां पे फ्री फंड करता था या फिर चैरिटी वगैरह करता था, वो भी बंद किया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो लेजेंड थे उनको एक पैसा दिया जाता था हर एक महीने में, वो भी बंद किया गया है। तो ये सारे क्यों, ये सारे चीज इसलिए मेरे भाई कि 2027 के अंदर 630 से 635 मिलियन हम लोग को कवर करना पड़ेगा। इसके बाद जिम रैटक्लिफ एक और भी दिमाग लगाया कि रेवेन्यू बढ़ाने का, क्योंकि भैया पैसा कहां से देंगे, पैसा जितना कमाएंगे उतना ही तो दे पाएंगे ना। या फिर अगर पैसा कमाने का अगर नया जरिया ना हो तो कैसे इतना भरपाई कर पाएंगे। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि न्यू स्टेडियम, 1 लाख के स्टेडियम अगर हम लोग बना पाए। आप लोगों ने मॉडल देखा होगा, पिछले 3-4 महीने पहले बातचीत शुरू हुआ था, उसके ऊपर बातचीत चल रहा है कि अगर एक न्यू स्टेडियम हम लोग बना पाए, उसके लिए फिर से लोन लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली 1.5 बिलियन के आसपास लोन लेना पड़ेगा। 500 मिलियन वगैरह जिम रैटक्लिफ वगैरह देंगे, शायद मोटा मोटी 2 बिलियन का प्रोजेक्ट है ये अगर हो गया तो वहां से हम लोग पैसा वैसा कमा सकते हैं। तो मोटा मोटी मिला के ये टारगेट है कि 2027 में जो रीफाइनेंस होगा हमारा क्लब, वहां पे कहने कि हम लोग को ये डेप्थ क्लियर करना पड़ेगा, 630 से 635 मिलियन का डेप्थ क्लियर करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मैनचेस्टर का कंडीशन और मैनचेस्टर का टारगेट। इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जिम रैटक्लिफ बताओ, उनकी टीम बताओ, काम करे कि कितना कम खर्चा कर पाए, क्योंकि ये डेप्थ का टारगेट है। अब इसके बाद आप लोगों को एक और चीज जानना पड़ेगा, दैट इज एफएफपी और पीएसआर। जिनको मालूम है उनको तो मालूम है, जो नए फुटबॉल फैंस हो ये सुन लो मेरे भाई, प्रीमियर लीग में ये 2 रूल लागू होते। एफएफपी मतलब फाइनेंशियली फेयर प्ले, एंड पीएसआर मतलब प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल, राइट। ये क्या होता है, ये एक रूल होता है, ये फिर एक कंडीशन होता है, ये एक लिमिटेशन होता है कि कोई भी क्लब ज्यादा, हद से ज्यादा खर्चा ना करे,
एंड ज़्यादा खर्चा करेंगे तो बाद में उनका ही प्रेशर हो जाएगा और वो क्लब कोलैप्स कर सकता है और फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट हो सकता है। कुछ दिन पहले आप ओलंपिक लियोन का देखे थे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए वो सेकंड डिवीजन में रिलीगेट हो गए। अब पीएसजी उनके हेल्प कर रहे कि भाई बारकोला का डील जल्दी से उनका जो पैसा है वो पैसा दे के लियोन को बचा पाए। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि हद से ज़्यादा मोटिवेट होकर अगर कोई टीम खर्चा करता है बाद में खर्चा तो उठाना पड़ता है उनको, तो कहने की प्रॉब्लम हो सकता है और वो क्लब कोलैप्स कर सकता है फाइनेंशियली भी, एंड लोगों को सैलरी वगैरह नहीं दे पाएगा, चूतियापा हो जाएगा। इसलिए एक लिमिटेशन लगाया गया। अब ये लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है, देखो पहला लिमिटेशन प्रीमियर लीग में ये चीज है, एक टीम जितना रिव्यू जनरेट करेगा उसका 70% वो स्पेंड कर सकता है, ये मिनिमम चीज है। लेकिन हर वक्त ना ये चीज कंट्रोलेबल नहीं होता। 70% हर वक्त एक क्लब एफोर्ड नहीं कर सकता या फिर ये मेंटेन नहीं रहता। तो प्रीमियर लीग में क्या रूल है कि आप ना लॉस ले सकते हो, कितना लॉस ले सकते हो उसका एक लिमिट है। क्या है कि आप 3 साल के लिए मैक्सिमम 105 मिलियन का लॉस ले सकते हो। मतलब एक साल का हाईएस्ट लॉस कट आप ले सकते हो कितना? 35 मिलियन का। ये मिनिमम एक रूल है। अब ये 35 मिलियन का अगर ओवर हो गया या फिर 3 साल का अगर 105 मिलियन का ओवर हो गया तो भैया आप ये नहीं कर सकते, तो ग्लिच हो गया भैया, आपके ऊपर केस होगा एंड आपके क्लब के ऊपर पॉइंट रिट्रैक्शन बताओ या फिर सेकंड डिवीजन में डिस्क्वालीफाई बताओ वगैरह वगैरह चूतियापा होगा। अब मोटा मोटी क्या है कि 3 साल में आप 105 मिलियन का लॉस ले सकते हो, हर एक साल आप 35 मिलियन का लॉस ले सकते हो। अब क्या है, अब मैनचेस्टर यूनाइटेड का पिछले साल का हमारा रेवेन्यू है 160 मिलियन। ओके, अब इसका टाइम स्पेंड क्या है? इसका टाइम स्पेंड है मेरे भाई 1 जुलाई से 30 जून। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीमियर लीग का अगर फाइनेंशियल ईयर पकड़ो तो हमारा 1 जनवरी से अगर 31 दिसंबर तक हम लोग का ईयर होता है, लेकिन प्रीमियर लीग में होता है भैया 1 जुलाई से 30 जून। अब 30 जून के पहले जो आप कारनामा करोगे, जो आप हलचल करोगे मार्केट में, वो काउंट होगा उस सीजन में। अब जुलाई से जो आप काम धंधा करोगे मेरे भाई वो काउंट होगा अगले सीजन में। समझ में आ गया? तो इसलिए हम लोग टारगेट कर रहे थे 30 जून के पहले हम लोगों ने ना कुछ सेल करे, कुछ खिलाड़ी को बेचे। इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा पुश कर रहे थे, यहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो हुआ नहीं है। देखो पहला चीज है कि यूरोपा लीग के फाइनल के बाद 2-3 दिन के अंदर मैथ्यूस कुना का हम लोगों ने हियर ही गो या फिर डन डील हो गया था। उसके बाद कुना साइंड हो गया, मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया। तो 2 से 3 दिन के अंदर मैथ्यूस कुना का हम लोग डन डील कर दिए। लेकिन उसके बाद ब्रायन एम्बुमो चल रहा है भाई, पिछले 15-20 दिन से चल रहा है, काम अभी तक नहीं हो रहा है, डील अटका पड़ा है, हियर ही गो वगैरह कंफर्म वगैरह नहीं हो रहा है। अब आने वाले विंडो में जितने सारे खिलाड़ी है उससे हम लोग लिंक तो हो रहे हैं, लेकिन बात उतना आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए बहुत सारे फुटबॉल फैंस पैनिक कर रहे, क्या हुआ भैया, यूनाइटेड तो भाई इस सीजन में अच्छा शुरुआत किया था, कुना को पहले 2 से 3 दिन के अंदर हम लोगों ने साइन कर लिया था, उसके बाद ये पॉज क्यों हो गया? पॉज इसलिए हो गया मेरे भाई कि हम लोग जून महीने में कोई खरीदारी नहीं करना चाहते। सिंपल चीज है, हम लोग टारगेट कर रहे थे जून 30 के पहले हम लोग गर्नाचो, रैशफोर्ड जो सेलेबल एसेट है हम लोग सेल करें, कैशिमेरो वगैरह सेल करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। अल नसर बताओ, इंटर में भी लिंक्ड है हॉलैंड से, लेकिन हम लोगों ने ठीक ठाक तरीके से सेल नहीं कर पाए क्योंकि गर्नाचो रैशफोर्ड के पीछे बहुत सारे क्लब्स नहीं है। उनके वेजेस बताओ, किसका वेज का प्रॉब्लम है, किसका कैरेक्टर का प्रॉब्लम है। सैंचो को भैया चेल्सी छोड़ के गया मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई ये लो तुम्हारा कचरा तुम पकड़ो, ये लो 5 मिलियन पकड़ो, लेकिन इस कचरे को अपने साथ ही रखो। सैंचो के साथ फेनेर्बाचे का डील हुआ था, फेनेर्बाचे कहने की देना चाहते थे 10 मिलियन देना चाहते थे, उसका वेज बिल स्ट्रक्चर ठीक ठाक था, लेकिन हमारा लेजेंड सैंचो यूसीएल खेलना चाहता है, वो नेपोली जाना चाहता है, यूवेंटस जाना चाहता है, लेकिन यूवेंटस उसको उतना पैसा नहीं दे रहा है। तो कहने की हम लोग बेचने की कोशिश किए जो सेलेबल एसेट है, कुछ पैसा कमाने की कोशिश किए कि 2024-25 का जो ये बैच है या फिर ये जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे हम लोग वो प्रॉफिट घुसा पाए। हम लोग कोबी मैनो बताए, फिर गर्नाचो, कोबी मैनो साइड में था, गर्नाचो रैशफोर्ड के ऊपर भी हम लोग काम किए क्योंकि गर्नाचो रैशफोर्ड हमारे एकेडमी प्रोडक्ट है और अगर एकेडमी प्रोडक्ट को आप बेचते हो तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपका स्ट्रक्चर को मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग नहीं बेच पाए, तो इसलिए कहने के हम लोग जुलाई महीने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि जुलाई महीने में हम लोग अगर खरीदारी करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो उसका डेप्थ इंक्लूड होगा किसके साथ? 2025-26 सीजन के साथ, क्योंकि जुलाई 1 से एक न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है, सेकेंड मतलब नेक्स्ट सीजन का फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। तो कहने की अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखोगे जुलाई महीने से मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने मार्केट में ज्यादा एक्टिव होगा एंड काम करने की कोशिश करेंगे। और देखो 30 जून के पहले हम लोग अगर बेच देते तो हम लोग खरीदारी कर पाते, लेकिन बेच नहीं पाए, अब क्या ही कर सकते, रोके कुछ फायदा नहीं है। अब इस जुलाई महीना, जो ये जुलाई महीना आ रहा है मेरे भाई आने वाले 2 दिन के अंदर, ये आने वाले 3 से 4 साल का बहुत एक इंपॉर्टेंट महीना होने वाला है। देखो जुलाई महीने के बाद अगर अगस्त महीने तक हम लोग ट्रांसफर विंडो खींचेंगे तो हम लोग को ओवर
प्राइस पे करना पड़ेगा। आप जानते हो अगस्त महीने में अगर आप विंडो खत्म होने के तक मतलब आप खींचते हो डील को तो कहने कि आपको ज्यादा पैसा 5-6 मिलियन 8-10 मिलियन आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जो पिछला सीजन में हम लोगों ने एंटनी को दिया था, मतलब 2 साल पहले एंटनी को दिया था, सैंचो वगैरह को दिया था, हॉलैंड को दिया था। लेकिन हम लोग ये गलती गारंटी नहीं कर सकते। हम लोग इस जुलाई महीने में जो जो डील है या फिर जो जो टारगेट्स है हमारे, एम्बोमो बताओ या फिर ओशिमेन या फिर गिकोरेस, जो भी टारगेट है, अंदर का टारगेट हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग ऊपर से अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन जो जो टारगेट है गारंटी हम लोग एक गोलकीपर साइन करेंगे, गारंटी हम लोग एक सेंटर फॉरवर्ड साइन करेंगे, गारंटी हम लोग आमोनिम का एक रिपोर्ट आ रहा था कि आमोनिम चाहते हैं कि एथलेटिक एक सेंटर मिडफील्डर आए, तो ये सारे जो मिनिमम 3 साइनिंग हम लोग तो गारंटी करेंगे ब्रायन एम्बोमो के बाद भी, तो मोटा मोटी करके 5 साइनिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो इस जुलाई महीने में हम लोग ये साइनिंग शुरू करेंगे बिकॉज ऑफ हम लोग जो एफएफपी रूल है फिर पीएसआर रूल है वहां पे कहने के इंक्लूड होगा अगले सीजन में, और जुलाई महीने में ही खत्म करना पड़ेगा डील को, नहीं तो अगस्त तक खींचोगे तो ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, ड्रैग आउट आप लोग हो जाओगे। तो ये जुलाई महीना बहुत इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और आने वाले सीजन के लिए। और मैं शायद आपको समझा पाया, मेरे पास जितना नॉलेज है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का फाइनेंशियली क्या हालत है, क्या हम लोग का टारगेट है, कितना पैसा हम लोग डेप्थ में है और कितना पैसा हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा। 300 मिलियन का वेज बिल हम लोग कैरी कर रहे हैं, तो वहां पे भी कट करना पड़ेगा। कैशिमिरो और रैशफोर्ड अगर निकल जाते हैं तो हम लोगों का वेज बिल भी थोड़ा कट हो जाएगा, क्योंकि मैथ्यूज कुना है पता है आपको कितनी सैलरी पे, 150 के की सैलरी पे। एम्बुमो को हम लोग भी साइन करना चाहते हैं 150 से 60 के का सैलरी में, लेकिन कैशिमिरो बताओ, रैशफोर्ड बताओ, सैंचो बताओ, ये सारे हरामी 300 के पर वीक में है, राइट। कैशिमिरो तो भैया 350 वगैरह के वीक में। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा प्लेयर को साइड ऑन करेंगे धीरे धीरे, और लोअर वेज जो बिल स्ट्रक्चर में है जितने सारे प्लेयर उनको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, इनियस आने के बाद हम लोगों ने किसी को फालतू का वेज नहीं दिया। ये सारे इतना चुतियापा वेज हम लोग दिए ना, इसके लिए इतना डेप्थ इतना बड़ा है, नहीं तो 300 मिलियन का वेज स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं होता, 1 बिलियन का डेप्थ हम लोगों को नहीं सहना पड़ता। टारगेट है 2 साल के अंदर इनको ये क्लियर वगैरह करना पड़ेगा। तो ये है पूरा चीज मैनचेस्टर का डेप्थ का स्ट्रक्चर, क्या हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा। और जून महीने में हम लोग इतना खरीदारी क्यों नहीं किए, जुलाई महीने से क्यों खरीदारी करेंगे। आई होप मोटा मोटी करके बेसिक जो चीज है, अंदर तो भैया बहुत चीज है, उसके लिए मेरे को लॉयर वगैरह बनना पड़ेगा, और भी 2-3 चीज मैं जानता हूं, लेकिन इस वीडियो में उतना भी मैं डिटेलिंग में जाना नहीं चाहता। तो मोटा मोटी करके आपको शायद आइडिया हो चुका है कैसे एक क्लब काम करता है और क्यों हम लोग थोड़ा जून महीने में खामोश थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में और कौन कौन से प्लेयर को हम लोग को टारगेट करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।